हेलो। आज मैं फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। पहली बात तो यह है कि जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि लैंगिक जनन की में जो युग्मों की जनन की क्रिया होती है जिसमें शुक्रजनन और अंड जनन होता है, जिसके बारे में विस्तार से मैंने चर्चा करी थी। बट लैंगिक जनन का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है वो निषेचन है। निषेचन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लैंगिक जनन की। और इसमें जो है निषेचन में होता क्या है कि इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों का संकलन होता है तथा उसके अगुणित केंद्रक परस्पर संगलित होकर द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। निषेचन की क्रिया अंडे को विकसित होने के लिए भी प्रेरित करती है। अल्बर्ट टेलर के अनुसार निषेचन एक विभिन्न क्रियाओं की एक श्रृंखला है जो शुक्राणु द्वारा प्रारंभ की जाती है। उसी तरह से दूसरे एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जो हेरोल्ड मैनर। इनके अनुसार निषेचन में नर व मादा प्राकेंद्रकों का संलयन होता है। इनके संयोग से रीगैविनेटेड संतति की उत्पत्ति होती है। इसको पुनर्योजित हिंदी में कहते हैं। और एक और एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जो जिनका नाम है जेम्स ग्रे। इनके अनुसार निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें दो महत्वपूर्ण पहलू आते हैं। वो क्या है? एक एक्टिवेशन, जिसको हिंदी में सक्रियण कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसमें एम्फीमिक्सिस, जिसको उभय मिश्रण भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि निषेचन की जो कुछ ब्रीफ जो हमने बताया। बट अगर हम देखें निषेचन की प्रक्रिया को परिस्थितियों के आधार पर भी कहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके आधार पर इनको कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। तो इस स्थान तथा माध्यम की प्रकृति के आधार पर निषेचन दो प्रकार का होता है। एक होता है जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो अब इसमें हम अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ये ज़्यादातर उच्च वर्ग के प्राणियों में देखने को मिलता है ये। और इसमें शुक्राणुओं का अंडाणुओं से जो मिलन होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। यदि शुक्राणु को शरीर में मोचित किया जाए तथा निषेचन शरीर में हो तो ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्तनियों में ऐसा निषेचन पाया जाता है। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है, यह निषेचन जो होता है, अगर इनका माध्यम देखा जाए तो इस बाहर है, बाहरी वातावरण होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है। तो इसमें जो है निषेचन पैतृक प्राणियों के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है और ऐसा निषेचन क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाता है। हाइड्रा है, स्टारफिश है, सी अर्चिन है, फ्रॉग है, टोड है इत्यादि जो है ऐसे जीव हैं जो बाह्य निषेचन को प्रदर्शित करते हैं। जलीय माध्यम में होने वाले बाह्य निषेचन को भी कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है कि समुद्र जलीय बाह्य निषेचन होता है, दूसरा स्वच्छ जलीय, मतलब बाह्य निषेचन जो समुद्री जल में हो और बाह्य निषेचन जो स्वच्छ जल में हो। जितने भी समुद्री जल में निवास करने वाले प्राणी होते हैं वो समुद्र जलीय निषेचन करते हैं और जो स्वच्छ जल में निवास करने वाले प्राणी होते हैं वो स्वच्छ जलीय बाह्य निषेचन करते हैं। नाउ अगर हम इसमें देखें, जैसा कि हमने इस स्लाइड में दिखाया आपको कि एक फिश और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पेंगुइन को दिखाया गया है इसमें। तो ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें ये एक्वेटिक
एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियन और सब इंसेक्ट्स में होता है, जो हमने दिखा है कि ये वायु माध्यम में करते हैं। ये इनकी एग लेइंग होती है और स्पर्म इसके ऊपर छोड़ा जाता है जो ये फर्टिलाइज करते हैं। यहाँ पर क्या होते है कि जो स्पर्म जो है ओवम के साथ इनके बॉडी में मिल करके क्या बनाता है, ये जाइगोट बनाता है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसी के अंदर होते हैं। तो ज़्यादातर इसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और कुछ फिशेस भी होते हैं। नौ दूसरा जो महत्वपूर्ण बात आती है निषेचन में, वो है कि निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित होती है। कौन कौन से ऐसे चरण होते हैं जो निषेचन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, इसको हम क्रियाविधि भी कह सकते हैं। ये स्लाइड में हमने देखा है कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रियाविधि क्या है। वास्तव में ये जटिल प्रक्रिया होती है और अध्ययन की सुविधा के हिसाब से इनको कुछ अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। और जो ये है जैसे शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, ठीक है, इस अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। इसके बाद जो है कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट, युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन और पेनिट्रेशन, मीन्स एक्रोसोम क्रिया होती है एवं भेदन होता है। और इसके बाद क्या है कि अंडाणुओं का एक्टिवेशन होने प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही उनके पराग केंद्रक मिलते हैं, जो अंडाणु है, जो एग है, वो सक्रिय हो जाता है। और इसके बाद जो है ये दोनों पराग केंद्रों का जो संलयन होता है, उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें कि ये दोनों पराग केंद्रक मिल जाते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि होता क्या है। आप इस स्लाइड में आप देख सकते हो, उसमें पहला जो चरण है जिसमें हमने कहा कि अंडाणु शुक्राणु का जो दोनों का मीन्स शुक्राणु अंडाणुओं तक कैसे पहुंचता है। तो ये जो शुक्राणु और अंडाणुओं की जो मुलाकात किस प्रकार हो और ये कितना अधिक से अधिक सफल हो, इसके लिए प्राणियों में कई तरह के अनुकूलन भी स्थापित किए गए हैं। और ज़्यादातर हम देखें अगर इसमें कि जो आप इसको हम स्लाइड में दिखा है कि फर्टिलाइजेशन जो है दोनों के इंटरेक्शन के लिए आवश्यक होता है। मीन्स इनके इंटरेक्शन से ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं कि इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शुक्राणु जो है चलायमान होता है, गतिशील होता है और अंडाणुओं तक पहुंचता है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें जो ज़्यादातर प्राणी होते हैं वो एग लेइंग ज़्यादा करते हैं और ये स्पर्म भी ज़्यादा छोड़ते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो बाह्य वातावरण होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इनके जो चांसेस कम होते हैं, इसलिए मैक्सिमम एग लेइंग की जाती है। तो इसमें जो है जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट। ये कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट है का इसमें जो युग्मकों की मुलाकात हो जाने पर उनमें संपर्क स्थापित होता है। संपर्क केवल जाति विशेष के अंडाणुओं एवं शुक्राणुओं के बीच स्थापित होता है। एक जाति विशेष के शुक्राणु ही उस जाति विशेष के अंडाणुओं को निषेचित कर सकते हैं। और इसके लिए जो है जो एक एम्ब्रोलॉजिस्ट से इन्होंने एक लिली थियरी प्रतिपादित किया है। और इन लिली की जो इस थियरी के हिसाब से जाति विशेष के परिपक्व अंडाणुओं द्वारा स्रावित फर्टिलाइजिंग और जो परिपक्व शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजिंग का स्रावण करते हैं। ये रसायन क्या करते हैं? ये रसायन एंटीजन एवं एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग के लिए एक रिसेप्टर का कार्य करता है।
तथा स्वजातीय अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता प्रदान करता है। फर्टिलाइजिंग व एंटी फर्टिलाइजिंग एक रासायनिक लॉक और की के समान कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं ये कि इस कैपेसिटेशन की प्रक्रिया को ये अचीव करते हैं। अब जैसे ही जो शुक्राणु जो निषेचन के लिए तैयार होता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अंडे के अंदर पहुंचने के लिए सहायक होती है। जब शुक्राणु अंडाणु की सतह पर चिपक जाता है तो वह गतिविहीन होकर अंडाणु की झिल्लियों को भेदना शुरू कर देता है। शुक्राणु अंडाणु की प्राथमिक व द्वितीयक झिल्लियों को भेदता हुआ अंडाणु की झिल्ली तक पहुंचता है। यह क्रिया एक भौतिक रासायनिक क्रिया होती है जो एक्रोसोम की सहायता से होती है। एक्रोसोम क्या है? शुक्राणु के शेष भाग पर पाया जाता है। इसका निर्माण गोल्जी कार्य से होता है। एक्रोसोम में शक्तिशाली लयनकारी, ये हमने यहाँ पे दिखाया है, हायालुरोनिडेज एंजाइम स्तनधारियों में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? अंडाणुओं की झिल्ली शुक्राणुओं के अवरोध का कार्य करती है तथा एक से अधिक शुक्राणु को प्रवेश करने से रोकती है। तो इस तरह से क्या करते हैं ये एंजाइम इनकी जो ऊतकों को गला देते हैं और एक रास्ता बनाते हैं जिसके द्वारा जो शुक्राणु वहां तक पहुंच पाता है। और जो अब उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ही एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो अंडाणुओं के प्लाज्मा लेमा के संपर्क में आते हैं और फ्यूज होते हैं तो इस समय क्या है, इनमें हम देख सकते हैं कि इस पीरियड के समय बहुत से ऐसे अनेक इसमें परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अंडाणुओं में देखने को मिलते हैं प्लाज्मा में। तो ये प्रक्रिया एक्टिवेशन ऑफ एग कहलाती है। इनका रंग परिवर्तन हो जाता है, जो पीले रंग के होते हैं वो वाइट में हो जाते हैं। दूसरा चीज है फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर ये स्पर्म अंडाणुओं से मिलता है, वो बर्ज कर जाते हैं और इसके बाद फर्टिलाइजेशन कोन बनता है। इसको हम रिसेप्टर कोन के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन इसके ओप्लाज्म में प्रारंभ हो जाता है। और कॉर्टिकल जो रिएक्शन जो प्रारंभ होता है उससे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं के जो अन्य और शुक्राणु है उसके प्रवेश को वर्जित कर देते हैं, रोक देते हैं। और सब और महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो इसमें है मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, उपापचयी सक्रियण प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है वो क्या है, जो उपापचयी परिवर्तन को प्रारंभ कर देते हैं। प्लाज्मा लेमा की परमिबिलिटी बढ़ जाती है, साइक्लिक एमपी की सिंथेसिस बढ़ जाती है और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाता है जो एटीपी का निर्माण करता है। दूसरी चीज क्या है इसमें कि प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो बढ़ता है उसके लिए जो है एमआरएनए की सिंथेसिस भी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये एमआरएनए की सिंथेसिस भी बढ़ जाती है, जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन की रेट भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये सब बदलाव जो है देखने को मिलते हैं। और जब ये इनमें बदलाव जो हम देखते हैं होते हैं तो इस और दूसरी चीज इसमें है कि अंडाणुओं की जो न्यूक्लियाई है और जो शुक्राणु है उसका केंद्रक है, वो दोनों क्या करते हैं कि जो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो है या उस जो गुणित जिसको कहते हैं डाइप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, एम्फीमिक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, हमने जो दिखाया है कि किस प्रकार से ओवरी से इसका अंडाणु का रिलीज हुआ है और इसके बाद जो है ये मूव करता है यहाँ पे
और मूव करती हुई जैसे, तो यहाँ से शुक्राणु अपनी गति के द्वारा यहाँ पे पहुँचता है और क्या करता है वो, कि उसको फर्टिलाइज करता है। इसके बाद ये फर्टिलाइज्ड एग या इसको जाइगोट आप देख सकते हो कि विदलन की प्रक्रिया में शामिल होते हुए ये आगे बढ़ते हैं। जो किस प्रकार से कॉर्टिकल रिएक्शन और इत्यादि जो होते हैं आप देख सकते हैं, इसके चरणबद्ध से इसमें उन्होंने दिखाया है कि शुक्राणु जो कांटेक्ट करता है, इसके बाद एक क्रोमोसोम रिएक्शन होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हमने बताया था वो रिलीज निकलता है, इसके बाद ये इसके रास्ते को क्या करता है, गला देता है। तो इस प्रकार से ही ये इसके संपर्क में आते हैं और इसके अंदर जो वो प्लाज्मा के अंदर आप देख सकते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये क्या एक्टिवेट हो जाते हैं और जो ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन आगे जा करके किसी अन्य और शुक्राणु के प्रवेश को वर्जित कर देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं शुक्राणुओं के केंद्र और अंडाणु के केंद्र का संलयन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि एम्फीमेक्सिस कहते हैं। नाउ अब ये हम जान सकते हैं कि भाई क्यों निषेचन आवश्यक है। तो अगर इसके महत्व को हम यहाँ पे देखें तो इस प्रक्रिया में कुछ चीज़ें जो होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, ये क्या, फर्टिलाइजेशन जो है इंश्योर द यूजुअल स्पेसिफिक डाइप्लॉइडी ऑर्गेनिज्म बाय द फ्यूजन, मतलब जो द्विगुणित हमारी जो अवस्था है उसको स्थापित करने के लिए नर और मादा प्राकेंद्रकों का मिलयन, जिसको हम संलयन कहते हैं, संलयन जो निषेचन प्रक्रिया कहलाता है, ये क्या करता है, ये निषेचन ही इनको द्विगुणित अवस्था को उपलब्ध करवाता है। दूसरी चीज जो है जातियों में जो आनुवंशिक विभिन्नता है जो जैव विकास का आधार होता है, उसके लिए भी ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जब स्पर्म का फ्यूजन होता है ओवम से, तो वो क्या करता है, एग को एक्टिवेट करता है, किसके लिए, विदलन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर लिए। तो इस प्रकार से भ्रूणी जो डेवलपमेंट वो स्थापित हो पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।